आइए हम आपको सीधे अपने मेहमानों के पास लिए चलते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा रिटायर्ड, सुशांत सरेन जी जो कि सामरिक मामलों के जानकार हैं, राजेश पवार हमारे संवाददाता कीव से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों को नमस्कार और तीनों का बहुत स्वागत। हम अब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि नेटो देश अमेरिका यूक्रेन को मदद तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो मदद ये है कि हथियार भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ लड़ने को रूस के विरुद्ध क्यों नहीं आ रहे? जनरल प्रसाद सर, एक ये वैक्यूम बॉम्ब के बारे में हम सुन रहे हैं कि अब वैक्यूम बॉम्ब से हमला कर रहा है रूस। आप हमें यह भी बताइए सर, बहुत छोटे से दो प्रश्न, क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और वैक्यूम बॉम्ब क्या होता है सर? देखिए, वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल के बारे में बातचीत हर एक टीवी चैनल ने आज से 10 दिन पहले भी की थी। उसकी ना कोई पुष्टि हुई, ना उसको किसी ने रिजेक्ट किया, ना किसी को माना। ये टाइम टू टाइम इस तरह की खबरें आ रही हैं। सच्चाई कितनी है वो आपके जो राजेश वहां पर हैं, पवार साहब, वो बताते हैं। उनकी बात से काफ़ी ये लगता है कि जो एग्जैजरेटेड मीडिया दिखा रहे हैं वो शायद इतना सही नहीं है जितना कि आपके पवार साहब वहां से रिपोर्ट करते हैं। मैं पवार साहब की बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि वो काफ़ी हद तक ठीक लग रही है मुझे। दूसरी बात आपने ये कही कि क्या ये लड़ाई विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। मैं तो समझता हूं कि विश्व युद्ध की तरफ कतई नहीं जाएगी, क्योंकि अगर इसको विश्व युद्ध की उसमें तब्दीली करनी होगी तो उसके लिए नेटो देशों को डायरेक्टली रशिया के साथ इन्वॉल्व होना है। अगर रशिया के साथ वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, वेदर इन द एयर और इन द सी और इन द ग्राउंड, यानी कि डायरेक्टली अंदर घुस के यूक्रेन के उसके संग कोई उसको सपोर्ट करे या कोई और नया फ्रंट खोले, तो उस समय थर्ड वर्ल्ड वॉर तो क्या, रशिया फिर उस देश को भी नहीं छोड़ेगा जो इस किस्म की हरकत करेगा नेटो की तरफ से या यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो इस समय जो अमेरिका की तरफ से बयान आते हैं, जो ईयू की तरफ से बयान आते हैं, जो नेटो की तरफ से बयान आते हैं, उनसे यही दिख रहा है कि वो सिर्फ यूक्रेन के अंदर सामान भेजेंगे, यूक्रेन को पैसा देंगे, यूक्रेन को लड़ने के लिए बाहर से ताली बजाएंगे, यूक्रेन की लड़ाई में और तेल डालेंगे जिससे आग और भड़कती रहे, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। क्योंकि इसी बारे नहीं जाएंगे कि उन्हें यह डर है कि अगर हम अंदर गए तो जिस देश ने इसकी पहल की उसको भी लपेट लेगा पुतिन अपनी लड़ाई के चक्कर में। तो मुझे नहीं लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। मेरे समझ में तो यार थर्ड वर्ल्ड वॉर को तो बहुत छोड़िए आप। मैं तो समझता हूँ जो आज लड़ाई चल रही है बहुत गलत हो रहा है, बहुत बेवकूफी का काम हो रहा है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रही है। इससे कोई मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। 24-25 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, कितने दिन और ये डिस्ट्रक्शन होता रहेगा इसको देखिए। आप आज देख रहे हैं कितना डिस्ट्रक्शन हो गया। इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान यूक्रेन का हो रहा है, रशियन फोर्सेस का भी हो रहा होगा, इक्विपमेंट्स का हो रहा है। कितने करोड़ों आदमी, कितने लाख आदमी आज रिफ्यूजी बन के बाहर चले गए, परेशान हैं अपना घर बाहर छोड़ के। तो ये क्या ह्यूमैनिटी है? ये आजकल के मॉडर्न टाइम में क्या इस तरह की ह्यूमैनिटी की जिक्र करते हैं हम? क्या इस तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और इंटरडिपेंडेंसी की बात करते हैं? मैं समझता हूं कि जितनी बातें आज तक पिछले 25 साल में हुई होंगी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, उसके सब बरखिलाफ हो रहा है। सारी दुनिया की इकोनॉमी नष्ट हो रही है, सारी दुनिया में तहलका मच गया कि पेट्रोल की प्राइस कितनी होंगी, कहां से होंगी, कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, कौन बेचेगा, कौन नहीं बेचेगा। पेट्रोल डॉलर क्वेश्चन में आ गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि तेल किस दाम में बिकेगा, कहां से बिकेगा, कौन खरीदेगा, किस करेंसी में खरीदेगा। तो दीज आर ऑल इश्यूज विच हैव रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी रुकनी चाहिए। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस समय जिस किस्म के हथियार सारी दुनिया के पास है, रशिया के पास, दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव वेपन्स और उनकी रेंजेस हजारों मीटर तक है। तो कहीं के कहीं हथियार गिर सकते हैं, कहीं का कहीं कुछ हो सकता है। तो इस वॉर मस्ट बी स्टॉप्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है सर, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं। जनरल शर्मा, क्या अमेरिका नेटो सिर्फ हथियार भेजकर इस युद्ध में खाना पूर्ति कर रहे हैं? इनका इरादा इस युद्ध को समाप्त करने वाला नहीं लगता सर? थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। मैं जनरल शंकर प्रसाद के विचारों से पूरा सहमत हूं। ये जो कीव नाम का शहर है, ये बेंगलोर से बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर को कोई फौज कैप्चर नहीं कर सकती है। और जो यूक्रेन जैसी कंट्री है, ये इराक और सीरिया को मिलाया जाए उससे भी बड़ी कंट्री है, इसको कौन कैप्चर कर सकता है? ये सब जो आज आधा बोला जा रहा है, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है,
कौन सा आधा सच है, कोई बता नहीं सकता है। आज आप बात कर रहे हैं थर्मोबैरिक वेपन्स की या वैक्यूम की, किसने देखा है? इसका प्रूफ दिखाइए, एम्पिरिकल एविडेंस दिखाइए ना। बोलने से नहीं चलता है कि थर्मोबैरिक वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे विचार में, जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो राजेश पवार जहां से बता रहे हैं वहां पे तो आसपास कोई तहस नहस हुआ दिखता नहीं है। कहने को बोलते हैं पूरा शहर विध्वंस हो गया, पर लोग चल रहे हैं। 2 मिलियन लोग ट्रेन में बैठ के लड़ाई शुरू होने के बाद तक बॉर्डर तक जा चुके हैं। हमारी किसी से लड़ाई हो, सबसे पहले तो हम ट्रेन बंद कर देंगे, ट्रेन नहीं चलने देंगे, ब्रिज नहीं चलने देंगे। ट्रेन आम चल रही है, रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, रिफ्यूजीज मूव कर रहे हैं और रसद आ रही है, बाद में आईसीआरसी काम कर रहा है। मैंने आज तक किसी लड़ाई में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नाम की चीज नहीं सुनी थी, ना अफगानिस्तान में, ना लिबिया में, ना इराक में, ना सीरिया में। यहाँ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स में मरियोपोल से लोग बाहर आ रहे हैं ताकि वो सेफ जा सके। ये किस किस्म की लड़ाई है? ये नॉर्मल, हम लोग अपनी लड़ाइयों को सोच के उस किस्म की लड़ाई का टेम्पलेट इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये उस किस्म की इनडिस्क्रिमिनेट वॉरफेयर नहीं है। रशिया बोल रहा है कि हम खुद ह्यूमैनिटेरियन एड खार्किव में दे रहे हैं, हम डोनेट्स्क में दे रहे हैं, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड गाड़ियां लाके कीव में दे रहे हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता है। और मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूं जो जनरल शंकर प्रसाद ने बोला है कि ये युद्ध बंद होना चाहिए, ये युद्ध का कोई मतलब नहीं है। और मैं लास्ट बात कहूंगा कि जो कल परसों की बातचीत हुई है एर्डोगन और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, उसमें 3-4 चीजें प्रेसिडेंट पुतिन ने कही हैं। उनमें कोई बातें तो मानी जा सकती हैं जो सिंपल बातें हैं, जैसे कि न्यूट्रलिटी है। अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की मान गए हैं न्यूट्रलिटी है। क्रिमिया मेरे पास होना चाहिए, तो क्रिमिया तो उनके पास ही है। शायद कुछ बातें हैं जो उनको सहमत नहीं है, वो बातें जो है जैसे कि ईस्ट का वो लैंड कॉरिडोर जनरल शर्मा के लिए। सर आपका वीडियो आपका वीडियो चला गया। हम दोबारा आपके पास आते हैं और सुशांत सरीन जी के पास हम जाना चाहते हैं। लेकिन सुशांत सर, राजेश सीधे कीव से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम आपसे आपका रिएक्शन लें। उससे पहले राजेश के पास सीधे कीव लिए चलते हैं। राजेश, क्या स्थिति है कीव की भी, और यूक्रेन के दूसरे शहरों से रूस के हमले की क्या खबरें आपको मिल रही हैं? इस वक्त की स्थिति बताइए प्लीज। सईद, स्थिति वही है जो 2 घंटे पहले थी। कुछ भी यहाँ हमला नहीं हुआ है अभी। कीव में भी बिल्कुल शांति है, जो लग रही है। शांति तो नहीं है, लेकिन शांति का एहसास हो रहा है क्योंकि आसपास कोई धमाका नहीं हो रहा है। अभी एयर रेड सायरन्स भी बंद हो गए हैं लगभग, क्योंकि उसकी भी आदत पड़ गई लोगों को, कोई असर होना बंद हो गया है। तो यहाँ अभी बिल्कुल शांति है। पिछले 3 दिन से मैंने बताया सिर्फ 15 मिनट कल एक बार धमाके हुए थे, वो छोटे धमाके थे, आर्टिशियल के धमाके थे, 7-8-15 मिनट में लगातार गिरे वो। उसके अलावा 3 दिन से कोई हवाई हमला नहीं हुआ है, कोई मिसाइल नहीं गिरी है कीव शहर के ऊपर। आसपास के इलाके थे, रास्तोमल है, बूचा है, इरपिन है, ब्रोवरी है, उन इलाकों में भी लगभग लड़ाई बहुत कम हुई, छुटपुट लड़ाई हुई है। जैसी घमासान लड़ाई हम 5 दिन पहले तक देख रहे थे वो नहीं हुई है। कारण सप्लाईज की शॉर्टेज है। और उसके अलावा जो पूर्वी यूक्रेन है वहां अटैक और काउंटर अटैक दोनों चल रहे हैं, रूसी सेना की तरफ से और यूक्रेनी सेना की तरफ से, जिसके कारण बहुत से सिविलियन प्रभावित हुए हैं, बहुत से सिविलियन हताहत हुए हैं। मैं अब ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये सिर्फ रूसी फौज के कारण हताहत नहीं हुए हैं। यूक्रेनियन फौज के हमले में भी दोनेत्स्क में 25 सिविलियन मारे गए हैं। रूसी मीडिया ने इसका दावा किया है और मैंने ये चीज दोनेत्स्क से फोन से कंफर्म की है, वहां ऐसा हुआ है। तो दोनों तरफ से सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो रही हैं, दोनों तरफ से ऐसे हथियार यूज हो रहे हैं जो प्रिसाइज नहीं है। और मैं एक खबर आपको और दे दूं जो कि लगभग प्रतीत होती है। यूक्रेनियन मीडिया ने यह दावा किया था कि जो रूस का स्टॉक है प्रिसीजन क्रूज मिसाइल का, प्रिसाइज क्रूज मिसाइल का, जो बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करते हैं, दाएं बाएं नहीं जाती हैं, वो स्टॉक 22 दिन की लड़ाई में लगभग खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि अब हमने देखा है रूस हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इनका पेलोड क्रूज मिसाइल्स जैसा ही है, सिर्फ मिसाइल की गति ज्यादा है, इतना ही फर्क है और इससे ज्यादा फर्क नहीं है। ये कोई थर्मोबैरिक वेपन्स नहीं है, ये नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करती हैं। सिर्फ इनकी जो गति है, स्पीड है, वो नॉर्मल क्रूज मिसाइल से बहुत ज्यादा है। सही, ठीक है राजेश, लेकिन कुछ देर और बने रहिए, हम और बात आपसे करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ और फॉर्मर जनरल्स भी हैं। सुशांत साहब, जनरल प्रसाद, जनरल शर्मा और राजेश की बात सुनने के बाद क्या अब हम ये माने कि ये युद्ध समाप्ति की तरफ है?
यार समाप्ति की तरफ है या नहीं पता नहीं, लेकिन एक स्टेलमेट तो नजर आ रहा है। और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो रूस जो है, जो एक महाशक्ति माना जाता था, वो ये युद्ध एक लिहाज से सामरिक तौर पर और सैन्य तौर पर हार चुका है। ये कहना कि अब कौन सा वेपन सिस्टम इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ, ना तो थर्मोबैरिक वेपन जो है उसको बैन किया गया है, या जो वैक्यूम बॉम्ब आप जिसको बोल रहे हैं, ना तो वो बैंड है, ना हाइपरसोनिक, और मुझे नहीं लगता कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा, क्योंकि कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल, जहां तक मेरी जानकारी है, मोस्टली हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो अभी भी प्रशिक्षण स्टेज पे है, डिप्लॉय नहीं हुई। हो सकता है कि हाई स्पीड कोई मिसाइल्स होंगी, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मे बी राजेश नोज बेटर, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि कहीं पे डिप्लॉय हुई है। तीसरी चीज ये है कि देखिए, ये कहना कि जो नेटो वाले हैं वो इनको हथियार क्यों दे रहे हैं और अपना हिस्सा क्यों नहीं डाल रहे, वो तो जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने बोला था कि अगर वो अपना हिस्सा डालते हैं तो फिर आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। बाकी ये बात है कि भाई एक देश जिसके ऊपर दूसरे देश ने आक्रमण किया है, क्या उसको अपना दिफा करने का अधिकार है या नहीं है, और अगर उसके दिफा करने के अधिकार को दूसरे लोग समर्थन दे रहे हैं बिना युद्ध को और एक्सपैंड किए, तो वो क्या गलत है या सही है? क्योंकि अगर वो अपना समर्थन एक लिहाज से बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल के देते हैं तो फिर तो ये युद्ध और फैलेगा। और फाइनली बात ये है कि जो हालात है, देखिए युद्ध खत्म तो बाद में होगा, पहले तो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी चीजें जो रूस मांग रहा है वो एक कोर्सिव डिप्लोमेसी से और तमाम चीजों से वो इंश्योर कर सकता था। युद्ध करके रूस इस एक लिहाज से एक जंजाल में फंस गया है जिससे उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि आर्थिक तौर पर रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली चरमरा जाएगी, ऑलरेडी हो रहा है। तो इसमें मेरे को तो नहीं लगता कि पुतिन साहब को कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा, और जिस तरीके का माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया है उसमें यूक्रेन के ऊपर दबाव बनते रहेगा कि रूस के साथ आप बना के मत रखिए। और फाइनली एक लास्ट चीज शहीद बोलूंगा कि ये कहना कि एक देश ने दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया है, उसका एक हिस्सा छीन लिया है और उस पर कोई समझौता हो जाए, ये बेमानी सी बात लगती है मुझे। बट बाकी अब अगर वो मान जाए तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन ये बात मानी नहीं जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी में कोई इसका नतीजा निकलेगा इस युद्ध का। जनरल प्रसाद, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कहते हैं कि रूस युद्ध अपराधी है, पुतिन युद्ध अपराधी हैं, वो तानाशाह हैं, उन्हें ये युद्ध बंद करना चाहिए, तो फिर नाटो और अमेरिका नो फ्लाई जोन घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी इसमें कौन वॉर क्राइम का हकदार है वो तो वर्ल्ड लोग ही बताएंगे, लेकिन अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री देखें तो क्या वो इसमें क्लीन आते हैं, इसकी डिटेल बताना कोई ज़रूरी नहीं समझता मैं। रोज़ इसकी बात होती है कि क्या अमेरिका क्लीन आता है पिछले 50 साल में कि उन्होंने कोई वॉर क्राइम्स नहीं की। सर सॉरी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, हम वो अपने दर्शकों को बताते हैं जनरल प्रसाद, उसके बाद आपकी बात पूरी सुनेंगे। और युद्ध से एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का एक बयान आया है, रूस की रेस्क्यू के लिए 10 कॉरिडोर बनाने को तैयार। रेस्क्यू यानी कि लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में, फिर से उनके लिए ह्यूमन कॉरिडोर, जिससे कि बार अभी इसका जिक्र भी जनरल प्रसाद ने किया था, तो रूस के साथ यूक्रेन की एक सहमति बन गई है कि 10 ह्यूमन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। युद्ध के बीच जो लोग निकलना चाहते हैं यूक्रेन से, उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाएगा, और मारियुपोल, लुहांस्क में ये कॉरिडोर बनाने को रूस तैयार हुआ है। युद्ध चलता रहेगा, लोग जा सकते हैं, ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो लोग जाएंगे बाहर, उन पर न रूस की सेना कोई हमला करेगी, बल्कि रूस की सेना उन लोगों को बाहर निकलने में मदद करेगी, एक रास्ता बना दिया जाएगा। और ऐसा पहले भी हुआ है इस युद्ध के दौरान कि जब ह्यूमन कॉरिडोर बनाया गया तो उस समय उन इलाकों पर युद्ध विराम था, यानी कि वहां पर हमला नहीं किया गया था। जनरल प्रसाद प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी, ये जो आपने अभी न्यूज बताई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, राकेश साहब ने भी कहा कि ह्यूमन कॉरिडोर कभी इस तरह की लड़ाई में होता नहीं, और पहले भी हो चुका, और जब हमारे स्टूडेंट्स वहां से आए थे उस समय भी इस तरह से कॉरिडोर दिया गया था।
इससे क्या साबित हो रहा है? एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, कितनी दफा कॉरिडोर ह्यूमन दे चुके हैं जहां से कि सिविलियन पॉपुलेशन आराम से निकल जाए। इसका क्या माने निकल रहा है? इसका माने ये निकल रहा है मेरी समझ में कि रशिया ये नहीं चाहता कि सिविल पॉपुलेशन बेकार में मारी जाए। बिल्डिंगें टूट रही हैं, अवश्य टूट रही हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो सकती हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ की कोई इस तरह से दोबारा नहीं बन सकती। जो आदमी मर गया वो मर गया। तो इस समय मैं समझता हूं कि रशियन फोर्सेस, रशियन की फिलॉसफी, रशियन का प्लान यह है कि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज हों, वहां से निकल जाएं, उनको कॉरिडोर दो निकल जाने के लिए, सेफ जगह दो, उनको कहीं भी जहां लड़ाई नहीं चल रही है, जहां बमबारी नहीं होगी वहां जाने दीजिए। उसके बाद हम आपस में दो मिलिट्री लड़ते रहेंगे, जिसकी बिल्डिंगें नाश होंगी, जिसके इक्विपमेंट का नाश होगा, वो लड़ाई का एक हिस्सा है, वो होता रहेगा, लेकिन कम से कम ह्यूमन लाइफ तो खत्म ना हो। मेरे ख्याल से आज की तारीख में 3 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज वहां ऑलरेडी निकल चुके हैं, और कितने लोग और निकल रहे हैं, और जो नहीं निकल पा रहे हैं वो शायद मर भी जाएंगे। तो आई थिंक ये पॉलिसी रही है रशियन फोर्सेज की शुरू से कि ट्राई एंड कॉज मिनिमम डैमेज टू प्रॉपर्टी, मिनिमम डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। अब उसमें बम गिरता है तो बम को ये तो नहीं मालूम कि उस बम के टारगेट में कौन लोग बैठे। हाँ, बिल्डिंग जरूर नजर आ रही होगी, उस बिल्डिंग को शायद मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा तो शायद आइडेंटिफाई करके भी डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी पिक्यूलियर वॉर, जिस तरह राजेश शर्मा साहब ने भी कहा कि ये ऐसा तो कभी देखा नहीं गया कि आप इस तरह से कॉरिडोर दे दें। 24 दिन के युद्ध के बाद 3-4 दफा कॉरिडोर बन चुके हैं, बीच में लोगों को जाने की पूरी इजाजत दी जा रही है। तो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग विच इज क्लियरली शोइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट, ऑल्दो इसको रिवर्स साइड से देखें तो ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है। इतने लोग बाहर चले गए, मर रहे हैं बेचारे, न खाने को है न पीने को, और इतनी वहां बर्फ गिर रही है चारों तरफ, बच्चों का बुरा हाल है। तो आई थिंक इट्स ए वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन जो इस तरह से मॉडर्न टाइम में देखी नहीं गई, इस तरह की 25 दिन की लड़ाई में जो चल रहा है आज तक। और जो भी कहा जाए, ये वेपन्स भी मेरे ख्याल से जो मास डिस्ट्रक्शन के होते हैं उनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। हम लोगों को मालूम है मिलिट्री में अगर आर्टिलरी को या मिसाइल्स को यूज करते हैं तो वो एक डिस्ट्रक्शन करती है, वो पूरे एरिया को एक रूबल बना देती है। इट्स ए एरिया वेपन। अभी एरिया वेपन इस किस्म का इस्तेमाल होता दिखा नहीं है। और अभी तक जैसे राकेश ने भी कहा कीव से कि वहां नॉर्मल लाइफ चल रही है, इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट पे वो अभी तक बात कर रहे हैं, टेलीफोन चल रहे हैं, सब चीज नॉर्मल सी चल रही है। तो यानी कि ये जो चीजें, सबसे पहले लोग इलेक्ट्रिक स्टेशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी लड़ाई में, जो कम्युनिकेशन सेंटर्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो उनके। जनरल प्रसाद सर, हमें एक बार फिर से रोकना पड़ेगा, सायरन बजा है, मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज आई है, युद्ध के बीच ज़ेपोरिज़िया में 38 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये एक और दक्षिण ज़ेपोरिज़िया में कर्फ्यू का आदेश दिया गया है, वहां कर्फ्यू लगाया गया है, मतलब कि अब कोई भी ज़ेपोरिज़िया में रहने वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। नागरिकों को कह दिया गया है कि आप घर में बंद हो जाइए। यूक्रेन की सेना ने यह कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है, मतलब ये हुआ है कि यूक्रेन की सेना को हमले की आशंका है, रूस ज़ेपोरिज़िया पर हमला कर सकता है। इस बीच 38 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। जनरल शर्मा, अगर इस तरह की खबरें आती हैं, कर्फ्यू ज़ेपोरिज़िया में लगाने की बात आ गई है, और दूसरा एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते थे सर, क्या ब्रिटेन और यूरोपीय देश हथियार बेचने का इन लोगों ने धंधा बना रखा है इस युद्ध से, रूस यूक्रेन की, इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है सर? मैं आपका पहले जो दूसरा सवाल है उसके बारे में पहले बोलूंगा सर। आज तक किसी कांग्रेस ने, यूएस कांग्रेस ने $10 बिलियन की एड इकट्ठी देने का फैसला नहीं किया था, ये पहली बार हुआ है। पोलैंड ने सडनली $6 बिलियन के टैंक खरीदने का फैसला कर लिया है। अमेरिकन की इंडस्ट्री का तो वाह वाह हो गया इस चक्कर में, इस लड़ाई में। उनको तो जितना पैसा बटोर रहे हैं, वो तो पैसा उनकी जो वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो वहां से निकली थी अफगानिस्तान से, उसको वो अमेरिका में चाहते नहीं थे, वो हथियार लेके पहुंच जाएंगे, उनको यूक्रेन भेज दिया उन्होंने। तो ये आप देखा जाए तो ये तो अमेरिका के लिए तो ये बहुत फायदेमंद चीज हुई है लड़ाई, और ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए, उनको तो सूट करता है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हम लोग फौज के लड़ाइयों के स्टूडेंट रहे हैं। हम लोगों ने हर लड़ाई को लड़ाई के हिसाब से पढ़ा है, सीखा है। हमारी लड़ाइयों में देखा जाए तो 1962 में एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, 99 में आप एलओसी के पार नहीं लड़ सकते थे। तो ऐसी लड़ाई होने से जो फौज का काम, लड़ने का तरीका है, वो भिन्न हो जाता है। हम लड़ नहीं पाते हैं बिकॉज हमारे हाथ को पीछे से बांध दिया जाता है और बोलते हैं लड़ाई लड़ो, आपके हाथ पीछे से बंधे हैं। ये रशियन आर्मी के हाथ पीछे से बंधे हैं,
बंदे हाथों से लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर उन्होंने देखा जाए तो सीरिया में क्या किया था, राका में, होम में, एलिपो में पूरे शहर विध्वंस कर दिए। लिबिया में नेटो फोर्सेस ने क्या किया था, ट्रिपोली का पूरा शहर विध्वंस कर दिया। अफगानिस्तान में पूरे शहर के शहर नुकसान हो गया। यहां पे नहीं हुआ बिकॉज पुतिन ने क्या बोला था, यूक्रेन इज रशिया, रशिया इज यूक्रेन। पीपल, यूक्रेन के लोग मेरे लोग हैं, मेरे लोग यूक्रेन के लोग हैं। ये उसकी स्पीच है, ये उनका कहा है। तो उसने अपनी फौज के हाथ बांध कर बोला है आप लड़ो। ये लड़ाई का कोई सीमा नहीं है। 24 दिन, ये दो महीने की टाइम भी चल सकती है। इसको बंद करने के लिए तरीका सिर्फ डिप्लोमेसी से है। और मेरे विचार में डिप्लोमेसी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अभी चंद कुछ दिनों में कुछ इसका आगे बढ़ने की अंदेशा है कि कुछ होगा। और यह अच्छा होगा कि नेटो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व ना हो। यूक्रेन नेटो कंट्री नहीं है। यूक्रेन में नेटो का इन्वॉल्व होना ये लड़ाई को बढ़ाता है। और मैं लास्ट बात ये कहना चाहूंगा, आप कह रहे थे लवीव में भी हमले होने शुरू हो गए हैं, पर लवीव में एक नेटो यूक्रेन पार्टनरशिप फॉर पीस ट्रेनिंग सेंटर है बहुत बड़ा। उस सेंटर में ये सामान बाहर से, पोलैंड से आ रहा है और लोग आ रहे हैं जिनको वो ट्रेन करके भेज रहे हैं लड़ने के लिए। उस सेंटर पे टारगेट करना एक नॉर्मल टारगेट है। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई बंद होनी चाहिए, पर टारगेट्स को डिस्क्रिमिनेट तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है सर। सुशांत साहब, सर क्या आपको लगता है, बहुत छोटा सा सवाल, कि दुनिया सिर्फ तमाशबीन है, कोई भी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा? नहीं यार, मैं नहीं मानता दुनिया तमाशबीन है। मेरे ख्याल सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है इस युद्ध का। हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। सिर्फ हमारे नागरिक ही नहीं फंसे हुए थे, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ रहा है। सारी दुनिया पे असर पड़ रहा है इस युद्ध का। तो पहली बात तो ये, हम तमाशबीन नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, जो जनरल शर्मा कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी मैं एक वजाहत कर दूं कि लवीव जो है वो एक लेजिटिमेट टारगेट है। भाई अगर आपने पूरे देश के ऊपर युद्ध थोप दिया है तो फिर ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि लवीव के ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे, वो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे। वो तो सारा का सारे यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे। उद्देश्य क्या था इस युद्ध का जो पुतिन साहब ने शुरू किया? और मैं ये बात तो बड़े अदब से मैं अपने दोनों सीनियर कोलीग से डिसएग्री करूंगा। भाई ये कहना कि वो पुतिन बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन जंग लड़ रहे हैं, यार शहर के शहर आपने तबाह कर दिए, उनके लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को आपने पलायन करवा दिया, और आप कहते हैं भाई मैं तो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत करता हूं, आपको मैंने जान से नहीं मारा इसलिए आप शुक्र मनाइए, मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूं। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आता फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर पुतिन साहब ने ये सोचा था कि मैं ये मानवीय तरीके से युद्ध लड़ूंगा और जीत जाऊंगा और अपने उद्देश्य पूरे कर लूंगा, तो फिर वो बहुत बड़े अहमक हैं। क्योंकि युद्ध तो युद्ध की तरह ही लड़ा जाना चाहिए। और अगर आपकी जो अजम्पशन थी कि हम जैसे यूक्रेन के अंदर घुसेंगे यूक्रेन ढेर हो जाएगा, तो फिर आपकी इंटेलिजेंस भी नहीं थी, या आपने इंटेलिजेंस इनपुट्स लिए नहीं, और आप अपनी दुनिया में अपने खाम ख्याल में खोए हुए थे, और आपने ये सोचा मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा वैसे ही ये ढेर हो जाएंगे। वो नहीं हुआ। अब उसका जो दोष है वो सीधा का सीधा पुतिन साहब के मत्थे मड़ेगा। ये इसमें मेरे ख्याल किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए पुतिन साहब भी अपना सर ओखली में दे चुके हैं। उसमें से कैसे निकालेंगे मुझे नहीं सब नजर आ रहा, क्योंकि या तो उनको सब कुछ मिलेगा या ज़ेलेंस्की को सब कुछ मिलेगा। कोई बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा जिस कगार पर यह युद्ध पहुंच चुका है। जनरल प्रसाद, अब आप इस युद्ध को, इसके समाधान को, क्योंकि 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम बातचीत से ही इसका हल चाहते हैं। आपको क्या इसका सॉल्यूशन नजर आता है सर? जी अभी बताता हूं, लेकिन इससे पहले 2 बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी सुशांत सरिंग साहब ने कुछ कहा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि देयर हैज बीन अ मैसिव अंडर एस्टिमेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द एनिमी बाय द रशियन फोर्सेज। जब हम किसी युद्ध में जाते हैं तो एक एनिमी का हम वो एप्रिसिएशन करते हैं कि ये कितना इसकी ताकत है, कहां लड़ेगा, कहां स्ट्रांग है, क्या इसका वेपनरी है, क्या इसके लोग हैं, क्या इसकी मिलिट्री ट्रेनिंग है, क्या इसकी इंटेलिजेंस है, क्या इसकी प्रिपरेशन है। इसमें कहीं डेफिनेटली मेरे हिसाब से रशिया की चूक हुई है। दे हैव अंडर एस्टिमेटेड द एनिमीज कैपेबिलिटीज।
और वो अपनी कैपेबिलिटीज को शायद उसके साथ मैच नहीं कर पाए। इस मारे जो ओरिजिनल प्लान था, जिसको समझते हैं कि 8, 10, 12 दिन में खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो सका। यूक्रेन की फौजों ने अच्छी पिच्ड बैटल दी, काउंटर अटैक्स तक किए, जिस तरह से खबरें आती हैं। तो मुझे दिस इज डेफिनेटली अ सर्टन assumption that I am making today that there has been a very very poor estimation of the enemy। और लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है कि आप एनिमी का असेसमेंट सही करें। अगर आपने एनिमी का असेसमेंट सही कर लिया तो आपका प्लान अवश्य सक्सेस हो सकता है, लेकिन अगर आपने एनिमी का असेसमेंट में इतनी भूल चूक की है तो कभी नहीं जीत सकते आप। दूसरी बात यह है कि अब ये कहां जाएगा। देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं कि कुछ हद तक प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन मानने को तैयार हैं, कुछ हद तक वो देने को तैयार हैं। तो ये एक जगह बैठ के बातचीत करें। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है, शायद टर्की में भी हुई है, और बड़े बड़े लीडर्स भी आपस में बात कर रहे हैं। सर सॉरी, एक बार फिर से रोकना पड़ रहा है आपको क्योंकि सायरन बज गया। इसका मतलब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर, चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी। रूस को मदद की तो भारी परिणाम आपको चुकाने होंगे। जो बाइडेन ने कहा है चीन को, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि आप रूस की मदद कर रहे हैं और अगर ये मदद आपने की हथियारों से या किसी और तरह से तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शी जिनपिंग को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है, साफ तौर पर यह कह दिया है अमेरिका ने चीन को रूस यूक्रेन युद्ध से दूर रहने के लिए कह दिया है और ये कहा है कि आप मदद न करें। अगर आपने रूस को मदद की तो आपको इसके गंभीर नतीजे परिणाम चुकाने होंगे। जनरल शर्मा, अगर चीन को अमेरिका इस तरह से कह सकता है और कह रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ सर? प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की 2 घंटे की बातचीत हुई है। अगर आप ट्रांसलेशन भी निकालते हैं तो कम से कम 1 घंटे की बातचीत हुई थी। अमेरिका ने एक सेंटेंस को निकालकर हमको ब्रॉडकास्ट कर दिया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बोला है। ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट जी जिंग ने बोला है, प्रेसिडेंट जी ने, कि आपने जो सैंक्शन लगाई थी वो गलत है। ये भी बोला है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने। वो अमेरिका को बोल रहे हैं ये सैंक्शन जो आपने, इतनी भयंकर सैंक्शन, आज तक संसार में जितनी सैंक्शन लगी हैं उन सबको मिलाया जाए तो ये एक हफ्ते में सैंक्शन लगा दी गई हैं। तो उन्होंने बोला जो आपने सैंक्शन लगाई है रशिया के अगेंस्ट वो गलत है, उनको हटाया जाए। ये क्यों नहीं बता रहे हैं अमेरिकन? साफ पूरी बात का पूरा मसौदा आना चाहिए। तो जो थ्रेट है, ये कोई थ्रेट चाइना के लिए मैटर नहीं करता है। चाइना एक सुपर पावर बाय इट्स ओन है। इस सारी लड़ाई में एक देश है जो उभर के निकलेगा और सबसे ऊपर निकलेगा, वो है चाइना। बिकॉज उन्होंने क्या किया है, वो दोनों तरफ से बैठे हैं और वो बड़ा विचार सोच समझ के काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लड़ाई के होते होते अगर अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चाइना ने भी विपरीत तौर पर अमेरिका पे इल्जाम लगाए हैं। तो पूरी बातचीत क्लियर नहीं है कि जो उनकी निकल कर आई है, ये छोटे छोटे स्निपेट्स निकल रहे हैं। और मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, आप प्लीज परमिट करें मेरे को, कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि ये जो रशियंस का एक थॉट प्रोसेस था कि यूक्रेनियंस में जो ईस्ट में रशियन स्पीकिंग लोग हैं, ये उठ के खड़े होंगे और हमारे साथ मिल जाएंगे। हार्किव एक रशियन स्पीकिंग सिटी है, ईस्ट में रशियन स्पीकिंग लोग हैं। ये सब, जैसे पाकिस्तान ने भी 1965 में हमला किया था तो बोले थे कश्मीरी सब हमसे मिल जाएंगे और कश्मीर को हम इंडिपेंडेंट कर लें, तो कश्मीरी उठ के नहीं मिले पाकिस्तान। ऐसे ही जो रशियन लोग हैं इस यूक्रेन में, वो भी उठ के रशिया की तरफ नहीं मिले। तो एक साइको सोशल इमेजिनेशन की कमी रही, एक एप्रिसिएशन। उन्होंने सोचा एक शौक से ही जीत जाएंगे 5-6 दिन में, वो आई थिंक एप्रिसिएशन में बहुत बड़ी कमी रही रशियंस की। ठीक है जनरल शर्मा, जनरल सरीन, जनरल प्रसाद, हम आपसे ये समझना चाहेंगे दोनों से कि क्या, हाँ नहीं, अरे सरीन सर आ रहे हैं भैया, सॉरी तो अरे भैया नहीं है, जनरल सरीन को सुशांत जी से पूछिए आप। हाँ सुशांत, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं आप दोनों से, जनरल शर्मा और जनरल प्रसाद, कि क्या रूस पूरी अपनी शक्ति के साथ लड़ रहा है या जो बीच बीच में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात आती है कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन उससे पहले सुशांत जी आपके पास। सुशांत सर, जो पहला सवाल हमारा था कि क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है,
अगर चाइना अमेरिका बात कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, सैंक्शंस पर बातें हो रही हैं, दुनिया भर के सैंक्शंस रूस पर लग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है रूस यूक्रेन युद्ध के द्वारा, सुशांत जी, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ रही है? यार मुझे तो लग रहा है कि बढ़ रही है दो हिस्सों में, लेकिन क्या वो जो तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है इमीडिएटली तो नजर नहीं आ रहा, कोई बहुत नजदीक तो नहीं है। लेकिन अगर हालात इसी तरीके से बढ़ते रहे और आप मतलब कि जिस तरीके से गुटबंदी चल रही है कि पश्चिम के देश और उनके साथ जो देश खड़े हुए हैं वो बिल्कुल एक तरफ हो गए हैं, चीन को भी ये पता लग गया कि उसकी कितनी औकात है। जनरल शर्मा कह तो रहे हैं और ये बात उनकी ठीक है कि चीन आर्थिक तौर पर एक बहुत ताकतवर देश है, लेकिन उस ताकत का दारोमदार सारा का सारा तो पश्चिमी देशों के ऊपर है। बाकी जो रूस या बाकी देशों के साथ चीन कितनी व्यापार करता है, कितना उनके साथ लेन देन है चीन का, सारा दारोमदार उनका पश्चिमी देशों पे। और पश्चिमी देश और जिस तरीके से रूस को अब टाइट कर रहे हैं, एक चीन को ये एक खौफ है कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं ताइवान को लेकर के चीन आपको नजर आ रहा है कि अब आज से चंद हफ्ते पहले तक तो चीन हर दूसरे दिन अपने जहाज भेज रहा था ताइवान की एयर स्पेस में। पिछले 24 दिन में मैंने तो एक बार ही नहीं सुना कि चीन ने इस तरीके की हिमाकत की है। तो चीन को भी अब पता लग रहा है कि यार ये अगर इस तरीके की गुटबंदी हो गई तो हम कहां जाएंगे, और चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, ऑलरेडी वहां से सप्लाई चेन शिफ्ट होनी शुरू हो रही हैं, धीरे हो रही हैं लेकिन हो रही हैं, और वो और तीव्रता से होंगी आगे चलकर। तो ये गुटबंदी होगी, उसके बाद कोई ना कोई और हिमाकत करेगा, और फिर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मैं उस संभावना को रूल आउट नहीं करता, लेकिन अभी वो संभावना बहुत कम है। ठीक है। जल प्रसाद, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते हैं कि हम नेटो में अब शामिल नहीं होंगे। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि हमें यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना है, सिर्फ आप नेटो में शामिल मत होइए। अगर ये दोनों बातें अब हो रही हैं तो फिर ये युद्ध क्यों खिंच रहा है? इस युद्ध को खींचने की जरा मूल बातें समझ लें तो मालूम चल जाएगा। सर, पहली बात तो ये समझिए, जो राकेश शर्मा साहब कह रहे थे कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है बहुत ज्यादा, जो मैक्सिमम कवरेज आ रही है वो वेस्टर्न मीडिया की आती है, तो उस मारे लोगों का जो सोच है वो बदल जाती है, क्योंकि रोज सुबह शाम वही सुनते रहते हैं। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात तो हम लोग कई दिन से कर चुके हैं। दूसरी जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस होल सिनारियो में, कि ये वॉर ऑफ इकोनॉमी है। एक तो ये वॉर हो रही है, हथियार कहां कहां बिक रहे हैं, वो सब जगह जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वर्ल्ड के, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे जिससे हमारे हथियार बिकते रहें, हमारी इकोनॉमी रोबस्ट रहे। राकेश शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस हथियार बिक रहे हैं, इससे मजे कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। अब दूसरी जो बड़ी हथियार है वर्ल्ड के अंदर वो है ऑयल। अब ऑयल के दाम कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है। एक दफा तो ऑयल के एक बैरल के दाम $135 तक चले गए थे, अब फिर के 100 आ गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? कोई ऑयल को किसी दाम में बेच रहा है, कोई ऑयल को किसी दाम में बेच रहा है, कोई ऑयल को किसी करेंसी में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज बेसिकली अ वॉर इन द इंटायर ग्लोबल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। अब बात रही रीअलाइनमेंट की, इस इकोनॉमिक्स की वजह से वर्ल्ड के अंदर एक नई रीअलाइनमेंट हो रही है, एक जियो स्ट्रेटेजिक फील्ड में एक नई अलाइनमेंट हो रही है। कौन किस पक्ष पे किसके साथ है, ये नहीं हम कह रहे कि एकदम से हर एक चीज, इकोनॉमी में कौन किसके साथ है, सिक्योरिटी में कौन किसके साथ है, क्लाइमेट चेंज में कौन किसके साथ है, कोविड में कौन किसके साथ है। ऑल काइंड्स ऑफ अलाइनमेंट्स एंड रीअलाइनमेंट्स आर टेकिंग प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। तो ये हमें और देखना है कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो वर्ल्ड की रीअलाइनमेंट क्या निकलती है, कौन किसके साथ है। इसमें ताइवान भी जुड़ जाता है, इसमें क्वाड की बात भी आती है, इसमें चाइनीज इकोनॉमी की बात आती है, इसमें ताइवान की बात। तो किस्म किस्म की बातें निकल रही हैं वर्ल्ड के अंदर आज, और हर एक चीज को अगर इंडिपेंडेंटली देख के एक नक्शा बनाए उसको जोड़ के, तो आप देखेंगे एक रीअलाइनमेंट की तरफ वर्ल्ड जा रही है। और ऑल इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, ऑल इज रिलेटेड टू कि मैं किस तरह से अपने देश की इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जाहिर सी बात है जो सैंक्शंस का असर, और हमारी इस चर्चा में भी हुआ है, वो जनरल शर्मा, सुशांत जी ने भी उस तरफ इशारा किया है कि इसका असर पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। लेकिन जनरल शर्मा, क्या आप ये मानते हैं कि जेलेंस्की जो है वो अमेरिका और नेटो के इशारे पर
अपने देश का नुकसान करवा रहे हैं? 2019 की कॉन्स्टिट्यूशन में जब जेलेंस्की ने नेटो को ज्वाइन करने का और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने का इंक्लूड किया था, तब उनको गलती का आभास हो जाना चाहिए था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज ठीक नहीं है। 2020 में जो उन्होंने जेलेंस्की ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिश की, उसमें बोला मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लिखा है कि मैं नेटो में ज्वाइन करूंगा, और ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में लिखा था। वो पिछले 2-3 साल से इस तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध होना चाहिए था, पर जेलेंस्की की गलती थी, बिकॉज ये एक पेरिफेरल नेशन है। कल को हमारे पास हमारे कोई नेबरिंग नेशन पे आके मिसाइल लगा दे कोई दूसरा मुल्क आके दुश्मन का, हम हनबा टोटा के नाम पे कितना नाराज हो जाते हैं। अगर वहां पे आके कोई दूसरा मिसाइल लगा दे तो हिंदुस्तान को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। ये क्यूबा में जब मिसाइल लगे थे 1962 में, तो एक विश्व युद्ध की बात आ गई थी। तब क्यूबा तो कोई अमेरिका का हिस्सा नहीं था, पर अमेरिका ने कितना उसके ऊपर किया था क्यूबा पे। तो ये यूक्रेन को भी समझना चाहिए था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड नहीं कीजिए और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं बनाई। मैं दूसरी बात एक कहना चाहूंगा कि अब यूक्रेन बोलता है क्रीमिया मेरा हिस्सा है, पर उन्होंने उसका पानी रोक दिया। पिछले कितने सालों से यूक्रेन में पीने का पानी नहीं है, पानी राशन हो रहा था। अब आज जब इसका फैसला होगा तो क्रीमिया का जो लैंड ब्रिज है जो ईस्ट की तरफ से बनेगा, वो लैंड ब्रिज तो रशिया नहीं छोड़ सकता, बिकॉज फिर से पानी के प्रॉब्लम हो जाएगा। एक रशिया ने ब्रिज बनाया है 2018 में क्रीमिया से और रोस्टोव तक, बट वो ब्रिज से पानी नहीं आ सकता है। तो एक पूरी इतने सारे अपनी पॉपुलेशन बोल के भी आपने पानी बंद कर रखा है। तो ये एक जो इसका फैसला है उसमें ईस्ट का फैसला, लैंड ब्रिज का फैसला होना आवश्यक है, जो आसानी से नहीं हो सकता। उसके लिए काफी बहुत डिप्लोमेसी की आवश्यकता होगी। जनरल शर्मा, जनरल प्रसाद, सुशांत सर, आप तीनों का बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब लगातार युद्ध चल रहा है, 24वां दिन हो चुका है, लेकिन ये समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ रहा है। एक बात तो ये आज की चर्चा में निकलकर सामने आई कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन दुनिया इस युद्ध में 2 खेमों में 2 हिस्सों में बढ़ रही है, जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए